नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले हमने हमारा जो टॉपिक देखा था वो संविधान पर आधारित 200 प्रश्न देखे थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक विश्व का भूगोल, जिसके अंतर्गत टोटल 110 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करेंगे। भारत का भूगोल अलग से देखेंगे और विश्व का भूगोल आज हम देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। इनमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। बाकी सौरमंडल का निर्माण जो होता है वो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं, जिसमें ग्रह, बौने ग्रह, ये सभी जो है वो आते हैं। निहारिका सौरमंडल का भाग जो है वो नहीं है, वही प्रश्न आपसे पूछा गया था। वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये इनमें से कौन जो है वो थे? तो ये कौन थे? ये कॉपरनिकस आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कॉपरनिकस की अगर बात करते हैं, इनकी एक पुस्तक थी लिटिल कॉमेंट्री करके, जिसमें कॉपरनिकस ने सिद्धांत के बारे में बताया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा जो है वो करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना टाइम लगता है? तो सूर्य को टोटल 25 करोड़ वर्ष का समय जो है वो लगता है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। निकटतम विकल्प डी यहाँ पर दिया गया है। अगला, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो कितने तारामंडल हैं? टोटल 88 यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो हो जाएगा। और ये आंकड़े किसने दिए? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इनके द्वारा दिए गए। अगला, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या कहलाता है? तो उसे सप्तऋषि कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है। ध्रुव तारा किसको कहते हैं? पोलैरिस को कहते हैं। अगला कह रहा है, ग्रह जिसकी कोई उपग्रह ही नहीं है वो इनमें से कौन है? तो वो आपका कौन है? वो नेपच्यून है कि बुध है? तो आंसर बी वाला सही हो जाएगा। बुध ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह आपका नहीं है। दो ऐसे ग्रह हैं जिसमें बुध और शुक्र ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह आपका नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं और नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें से टेट्रॉन और मैरिड प्रमुख हैं। बाकी आपको 2 ध्यान रखना है, बुध और शुक्र, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अगला है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? शुक्र ग्रह। ये आपका सही हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह को कहते हैं इवनिंग स्टार के रूप में। इसको सुबह का तारा, सायकाल का तारा, लाल तारा, अलग अलग नामों से जानते हैं। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और शनि की अगर बात करें तो वलयों से युक्त ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से प्रकाश समय कितना समय लेता है? लगभग लगभग देखिए 8 मिनट 19 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड का लेता है। ऑप्शन में नियर बाई 8 मिनट ही है तो इसी के साथ जाएंगे। बाकी 8 मिनट 19 सेकंड या 20 सेकंड आपका सही होगा। सूर्य की परिक्रमा करने में, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो लगभग 365.25 दिन आपके लगते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा टाइम देख रहे हैं ना, यही बाद में आपका लीप ईयर बनाता है। जो 9 घंटे 9.51 सेकंड का समय आप देख रहे हैं, ये आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड और इस तरीके से पूरा समय होता है। वही आपका बाद में एक लीप ईयर बन जाता है 4 सालों में। अगला कह रहा है, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो यहाँ पर 23 घंटे 56 मिनट में तय करती है। किलोमीटर की बात की गई है तो लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि चारों ही ऑप्शन में नहीं है। और यहाँ पर किलोमीटर, अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज भी किया कि इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 1670 किलोमीटर और प्रति 60 मिनट के हिसाब से निकालेंगे तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। और ऑप्शन में जो है वो इस तरीके का था नहीं, इसीलिए यहाँ स्टार जो है वो लगा हुआ है। किसी भी विकल्प में आंसर सही नहीं था। अगला कह रहा है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है इनमें से किसमें? शून्य जो अंश अक्षांश है उसके पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास या 70 डिग्री अक्षांश के पास। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन वहां पर 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है ये मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां भी हैं जो कि यहाँ पर एक एक करके दी गई हैं, जिसमें 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना, महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं, और पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में जो मरुस्थल है उसमें उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल जैसे डेथ वैली है, पेटागोनिया मरुस्थल है, ये सब मिलते हैं। इसी प्रकार महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित जो मरुस्थल हैं वो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ होते हैं, जिसमें भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, गोबी मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो किस कारण से होता है? ये आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है आपका होता है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है।
वही यहाँ पर बताया गया। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? तो ये सभी जानते हैं बृहस्पति ग्रह है। बाकी आकार के अनुसार यहाँ पर तो इसमें सभी के कितना के व्यास है उसकी बात की गई है। जैसे बृहस्पति का व्यास 1,42,984, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, इस तरीके से। तो बुध सबसे लास्ट में आ रहा है और सबसे पहले बृहस्पति ग्रह आ रहा है। अगला है इनमें से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? देखिए घनत्व अलग चीज है, इस चीज को इसलिए ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी का यहाँ पर दिया गया 5,514, मंगल का दिया गया है, शुक्र का दिया गया और शनि का सबसे कम है वो भी यहाँ दिया गया है। तो पृथ्वी का भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य शनि जो है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय जो है आपका लेता है? तो कितना समय लगता है इसको? 29.5 वर्ष जो है वो समय लगता है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। बाकी इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो ये आपका 84 वर्ष का समय लगता है। यूरेनस अरुण ग्रह को जो है वो कहते हैं और अपने अक्ष पर कितने घंटे में पूरा करता है? तो 17.2 घंटे में एक चक्कर ये पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या भी 27 यहाँ दी गई है। अगला है जियोडेसी वह विज्ञान है जो किससे संबंधित है? स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, कृष्ण द्वारा किए गए परिवर्तन। आंसर यहाँ पर बी वाला है जिसमें बताया गया है कि जियोडेसी जो है उसमें पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ये सभी आपके गुण जो है वो आते हैं। इसके साथ ही यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का अध्ययन भी जो है वो करता है। तो पृथ्वी के आयाम की माप एक लाइन में अगर याद करना चाहते हैं तो जियोडेसी के बारे में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ये होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान देशांतर को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर अलग अलग नामों से जानते हैं। बाकी शून्य अंश देशांतर पर स्थित इस रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन जो है उसके नाम से भी जाने जाता है। बाकी प्रधान मध्याह्न रेखा इतने देशों से होकर के गुजरती है, 9 देशों के नाम भी यहाँ दिए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, इस तरीके से। अगला अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से हो करके खींची जाती है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करने का काम करती है, वही यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यूरोप, अफ्रीका या फिर आपका उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर दिया गया है। बाकी फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अच्छा, प्रश्न में एशिया नहीं दिया गया इसलिए आंसर अफ्रीका माना गया है, वरना तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस चीज को भी यहाँ क्लियर किया गया है कि उपयुक्त प्रश्न में एशिया ना दिए जाने के कारण ही आपका आंसर यहाँ पर अफ्रीका दिया गया है। अगला, इनमें से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो कहाँ पर सबसे ज्यादा देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। कितने देश हैं? 54 अफ्रीका में है, यूरोप में 51 है, एशिया में 50 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है, दक्षिण अमेरिका में 12 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? ये आपका चिली हो जाएगा। उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश चिली है। अगला है, इनमें से किस देश में सर्वाधिक द्वीपों की संख्या है? तो इंडोनेशिया में आपका सबसे ज्यादा द्वीप है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इंडोनेशिया में 17,508 है, फिलीपींस में 7,641 है, मालदीव में 1,192 है, क्यूबा में 4,195 है। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो कौन सा है? बोर्नियो द्वीप जो देख रहे हैं ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। मेडागास्कर, सुमात्रा और ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल भी यहाँ दिया गया है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोर्नियो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? 25 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं। वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा जितने लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आंसर की, तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश जो आपका है वो जापान है। जापान की अगर बात करें तो ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ नहीं लगती है उसको कहते हैं सीमा रहित देश। ये देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा हुआ है। जापान की अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक सीमा वाला क्षेत्र जो सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है।
और उसके बाद नंबर फिलीपींस का आता है, उसके बाद न्यूजीलैंड का आता है, उसके बाद क्यूबा का आता है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। अगला भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से अगर बात करें तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। आंसर की बात करते हैं तो होन्सू नामक द्वीप है, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान में 4 द्वीप हैं मुख्यतः, होक्काइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूशू। ये 4 हैं जिसमें से होन्सू सबसे बड़ा जो है वो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, जो कि इसी द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीनलैंड इनमें से जो देश हैं उनमें से किस देश का भाग है? तो किसका भाग है? डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूके। तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क का। ग्रीनलैंड किस देश में का भाग है? तो डेनमार्क का। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से वृहत्तम सबसे बड़े द्वीप में आता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। बाकी नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और राजधानी नगर है जिसका नाम है नूक। अगला क्वेश्चन आपका, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया था? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा ए वैगनर करके। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने दिया था? ए वैगनर करके जो है इन्होंने दिया था, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी कहते हैं। अल्फ्रेड वैगनर द्वारा इसको विकसित किया गया था। और वैगनर के अकॉर्डिंग लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन हुआ था। पेंजिया 2 बड़े महाद्वीप थे, उसको मिला करके बनाए, जिसमें गोंडवाना लैंड और लॉरेसियो करके जो है ये आते हैं, ये पेंजिया के अंतर्गत। बाकी यही धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया, जो कि आज के रूप में हम महाद्वीप के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि आपका सत्य है? तो आग्नेय चट्टान आपकी क्रिस्टलीय भी होती है, अक्रिस्टलीय दोनों होती है, यही आपका सही हो जाएगा। आग्नेय चट्टान बनती कैसे हैं? तो मैग्मा के ठंडा होने से और ठोस होने से बनती हैं, रवेदार होती हैं और परतें नहीं पाई जाती हैं इसमें, और साथ ही साथ इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध किससे होता है? तो ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश इसमें बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन, अवसादी चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि आपका सत्य है? तो कौन सा सत्य है? ये जो चट्टानें होती हैं वो स्तरों में निक्षेपित होती हैं, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? अवसादों के एकत्रीकरण और फलस्वरूप से हुआ है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, किंतु ये सैले रवेदार नहीं होती हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही हैं? अब यहाँ पर पहला है, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्ड और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। इसमें केवल पहला और दूसरा सही है, आगे अभी और भी ऑप्शन दिखा रहे हैं हम आपको, जिसमें जबकि एस्कर के बारे में ये भी लिखा है कि ग्लेशियर की धाराओं के द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो आंसर यहाँ बी वाला सही होगा, जिसमें चौथा सही है और पहला दूसरा जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया वो दोनों सही थे, तीसरा केवल गलत था। अगला क्वेश्चन, माउंट एटना इनमें से क्या है? माउंट एटना क्या है? एक प्रकार का ज्वालामुखी है। माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी में आता है, जो कि इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई भी दे रखी है, तो 3350 मीटर। अगला है, मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, मोना लोआ करके। बाकी हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ये भी चीज आप याद रख सकते हैं। अगला है, 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप और उससे परिणामित सुनामी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही नहीं है? तो गलत कथन छांटना है इन चारों में से। पहला कह रहा है, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधा गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण भूकंप उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल सही है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया, ये भी सही है। सी वाला यहाँ पर गलत है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट, बस यही गलत है। सी वाला आंसर यहाँ देख पाएंगे, यही आपका गलत है। चौथा भी सही है, बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए थे। और ये बात हो रही है भूकंप की, जो कि आपका 2004 में आया था हिंद महासागर में स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में। और यहाँ पर जो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता थी वो 9.1 से 9.3 तीव्रता के बीच थी। तो उसी में क्या क्या सारी चीजें हुई थी वही यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया था। जो सी वाला गलत था वो गलत क्यों था? क्योंकि उसमें 2-3 लाख लोगों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई है, ना कि 50 लाख, इसीलिए वो गलत था। बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीनदार मोड़दार पर्वत में जो है ये पाई जाती हैं।
और विश्व की सर्वोच्च चोटी आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, सागरमाथा, चोमोलुंगमा, ऊंचाई कितनी है 8,848.86। और 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में जो है स्थित है। नवीन, मोरदार, वलित पर्वत, ये हिमालय पर्वत के अंतर्गत हो जाएगा। अगला है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? तो ये आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। लंबाई कितनी है? तो 7200 किलोमीटर है। और रॉकीज अगर पर्वत की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी में आती है, लंबाई इसकी लगभग 7800 किलोमीटर है। अगला है कोकोस प्लेट किनके बीच पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट आपका मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल इनमें से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक होगा। तो रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, लोहे उत्पादन करने वाला ये आर्थिक क्षेत्र है। और इसमें देखेंगे तो ये सभी आते हैं, जिसमें आपका मिशिगन है, ओहियो है, पेंसिल्वेनिया है, जो कि आपको ऑप्शन में यहाँ पर एक से अधिक देखने को मिल रहे हैं, इसलिए एक से अधिक सही है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है किलिमंजारो एक क्या है? तो वैल्कानो है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है और ये आपका आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी पर्वत में आता है। अगला है गोबी का मरुस्थल क्या है? तो गोबी का मरुस्थल चीन में है। कहां पर है? चीन में। उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है आपका ये विशाल मरुस्थल। अगला है जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो ये आपका सोने के खनन, स्वर्ण खनन के लिए आपका जो है वो विख्यात है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सोना और हीरा दोनों के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका अफ्रीका के गोंटेक नामक प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है, वो भी लिखा हुआ है। इतना डिटेल याद नहीं कर पाएंगे, मेन चीज याद रखिएगा। इनमें से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो आपका आंसर हंगरी जो है वो सही होगा। अगला इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं इनमें से कौन सी हैं? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ आपकी देखने को ये मिलती हैं। अगला है संसार की छत किसे कहते हैं? तो ये संसार की छत पामीर को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा भी जा चुका है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो ये कहते हैं श्रीलंका को। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका, इसको हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं, एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अगला है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वो लगभग कितना है? तो ये आपका कितना है? ये 2/3 भाग है। आंसर हो जाएगा 2/3। 29% भाग पर आपका स्थल है और 71% भाग पर आपका जल है। अगला है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव आपका जो है वो सही हो जाएगा, जो कि पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन एक विशेषता को लेकर के लिखा है, पूछा गया ये कटक जो है आपका है, तो ये आपका मध्य महासागरीय कटक के रूप में जाना जाता है। इसकी विशेषता देख लीजिए कि मध्य महासागरीय कटक में क्या क्या है? ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील या 64,000 किलोमीटर की लंबाई में यह आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है और पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। तो क्वेश्चन में इतना अच्छे से नहीं समझाया गया जितना डिटेल में यहाँ बताया गया, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है? मध्य महासागरीय कटक। गल्फ स्ट्रीम आपसे कई बार पूछा जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा के अंतर्गत आता है। देखिए 2 बार 3 बार पूछा भी जा चुका है। और ये कैसी धारा है? तो ये गर्म जल धारा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे ये प्रवाहित होती है। अगला है ग्रांड कैनियन इनमें से क्या है? तो एक खड्ड है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रांड कैनियन अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी जो है उसमें स्थित आपका एक खड्ड है। अगला क्वेश्चन है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। 50 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं। वीडियो लाइक शेयर करते रहिएगा जो भी जुड़ते जा रहे हैं वीडियो से। तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहां पर निर्मित है? तो ये आप कहेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो हो जाएगा। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है, बांग्लादेश और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसी का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो कहते हैं। अगला कह रहा है फिजी द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो फिजी द्वीप आपका ये स्थित है प्रशांत महासागर में। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला है स्वेज नहर किसको जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बता भी चुके हैं। स्वा भूला करके इसकी ट्रिक होती है। तो सा जो आप देख रहे हैं इससे स्वेज नहर हो जाता है और भूला का जो भा होता है उससे भूमध्य सागर हो जाता है और ला से लाल सागर हो जाता है। तो इस प्रकार से भूमध्य सागर और लाल सागर, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा स्वा भूला करके। और ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर के रूप में भी जाना जाता है। 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी।
2015 में इसकी लंबाई 193 किलोमीटर है और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाजों के आवागमन के लिए खोला गया था। बाकी इसमें और कोई पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात और इसमें बताई गई कि जब तक ये नहीं बनी थी उससे पहले यूरोप से एशिया और एशिया से अगर यूरोप जाना है आपको तो जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा करके जाना होता था। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर के रूप में भी जानी जाती है। अगला है पनामा नहर किसको जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? प्रशांत महासागर और अंध महासागर, इसको जोड़ती है पनामा नहर। बाकी इसकी भी ट्रिक आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मैंने तो एक आपको बताई दी। ये जोड़ती किसको है? ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो है वो जोड़ती है। ये भी पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा। अटलांटिक महासागर जिसको अंध महासागर भी कहते हैं और इसको किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलक्का जल संधि भी कहते हैं, मलक्का जल संयोजक भी कहते हैं। इसमें आने जाने की सुविधाएं जो है वो कहाँ से कहाँ है? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक आपका हो जाएगा। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से आपका अलग करता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है और ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच आपका इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक होगा। सुंडा ट्रेंच की बात करते हैं, गर्त की बात करते हैं तो हिंद महासागर में स्थित है और इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा और जावा द्वीपों के समानांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से जाने जाते थे, ये भी पूछा जाता है कई बार। तो ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है विस्तार इसका इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा और जावा द्वीप। अगला है 58। ओजोन परत बताती है, क्या बताती है? अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति है, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, या फिर पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत, या पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। डी वाला आंसर होगा। पृथ्वी की सतह से 20 से 15 किलोमीटर वायुमंडल की जो परत होती है वो इसमें आती है। बाकी आपको पता है कि ओजोन जो लेयर है वो पराबैंगनी किरणों से जो है वो बचाती है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। अगला है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 10 से 20 किलोमीटर के बीच है ये। अगला क्वेश्चन है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह कहां पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये दिन होता है 22 दिसंबर को। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 जून की अगर बात करें तो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत अगर बात करें तो 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 21-22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो ये चारों जो लिखे हुए हैं ना तारीख, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, मिलान सही मिलान करने को बन जाता है, तो आप याद रख सकते हैं। अगला है महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो कैसे अलग हुए हैं? ये विवर्तनिक क्रिया से आपके महाद्वीप जो है वो अलग हुए हैं। पृथ्वी का निर्माण अलग अलग प्लेटों से होता है, ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप जो है वो बनती हैं। अगला है वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है और इसके अंतर्गत भी दो टाइप के बल काम करते हैं, एक संपीड़न बल और तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, अच्छा ये भी समझिए, ऊपर उठे भाग को क्या कहते हैं? अपनति, और धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? अभिनति। तो ये आपका ऑप्शन दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। इसी मोड़ को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? तो ये आपकी है आल्पस। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्पस। इसका विस्तार कहाँ का है? तो फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो ये है माउंट ब्लैंक करके। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 4810 मीटर करके। आल्पस पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण के रूप में भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? चाइना में जो है ये स्थित है तकला मकान मरुस्थल। एशिया के जिजियायांग जो यूबर स्वतंत्र क्षेत्र है उससे चाइना में जो है आपका स्थित है। और दक्षिण में कुन लुन पर्वत और उत्तर में अगर बात करें तो पामीर का पठार और तियानसान पर्वत से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको सीधे चाइना याद रखना है क्योंकि पूछा यही जाता है कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो चाइना में है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र या उत्तर अफ्रीका? तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका ये स्थित है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी आपका है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, ये भी ध्यान रखिएगा। इनमें से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा ही आपकी नहीं है? तो किसके साथ नहीं है? लेबनान के साथ जो है वो नहीं है। मृत सागर के साथ भूमि सीमा किसके साथ नहीं है? लेबनान के। अगला है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का
नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? पंपास कहते हैं इसको। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। बाकी पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ये बता चुके हैं। उसके अलावा उरुग्वे, ब्राजील के दक्षिणी भाग, इनमें भी पाए जाते हैं। प्रेरी अगर बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान हैं। तो ये दोनों तीनों ही पूछे जाते हैं। अगला, इनमें से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन या रियाद? तो सिडनी आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगर बात करें सिडनी किस देश की राजधानी नहीं है, बल्कि ये एक ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ये राजधानी तो पता ही होना चाहिए आपको। और वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की है राजधानी। रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगला है 90 ईस्ट रिज, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि होता है सागरी लवणता का मुख्य स्रोत, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारक के रूप में काम करती हैं। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना होता है? तो 35 पीपीटी आपका होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में घटकर 30% हो गया है। अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, वो भी लिखा है। अगला है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता देखने को जो है आपको मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। बाकी ये भी समझिए कि तुर्की का जो वान झील है उसमें 330% लवणता है, और मृत सागर जो है इसमें जो लवणता है वो 238% है, और ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में 220%। तो यहाँ पर तुर्की का वान झील दिया नहीं गया है, आप देखेंगे, वरना इसमें 330% लवणता है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मृत सागर को ही हमेशा आप देखेंगे आंसर देखने को मिलेगा। अगला, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है आपकी अमेजन नदी। और साथ ही साथ संसार की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी आपका अमेजन नदी जानी जाती है। देखिए, मैंने बताया था कि लंबी नदी की जब बात होती है तो नील नदी होती है, पर अगर बात करते हैं बड़ी नदी पूरे संसार की, जब मैं बात करूं तो सबसे संसार की बड़ी नदी के रूप में बात करें तो अमेजन नदी है। ये दोनों में अंतर है। परंतु अगर दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तब अभी आपका अमेजन ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियां और उन शहरों का मेल करना है जिससे होकर ये नदियां बह रही हैं। जैसे शहर दिया है, सामने नदी दी है, रॉटरडैम है, पेरिस है, बुडापेस्ट है, वॉशिंगटन है, सीन, पोटोमैक, राइन, डेन्यूब करके है, और सही मिलान करने हैं। तो डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं ना, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो रॉटरडैम शहर जो है वो राइन नदी इससे संबंधित हो जाएगा। पेरिस नदी, सीन नदी कई बार ये पूछी जाती है, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी, और वॉशिंगटन पोटोमैक नदी, जिसमें पेरिस सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ने का काम करती है? तो बाब अल मनदेव, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को ये जोड़ने का काम करती है। बाकी यहाँ पर हार्मुज जल संधि दिया गया है, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा अगर देखेंगे बास्पोरस जल संधि, तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। मलक्का बहुत पूछी जाती है, तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला आपका है, सुमेलित करना है, अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा करके, और इस तरीके से सामने स्थिति दे रखी है। हम डायरेक्ट आंसर की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सही मिलान करने से अच्छा डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। अत्यधिक वर्षा आप सभी को पता है चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा जो पड़ता है वो चिली में पड़ता है, अत्यधिक गर्म आपका सहारा मरुस्थल है, वो सभी को मालूम है, और अत्यधिक ठंडा आपका अंटार्कटिका है। तो ये चार सही मिलान इस प्रकार से हो जाएंगे। कौन सी मिट्टी में केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी आपका जो है वो सही हो जाएगा। केसिका जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। बली मिट्टी में सबसे कम होती है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना जो है वो होता है सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश। चाइना को लेकर के बताया गया 2015-19 के आंकड़ों के अनुसार। इनमें से कूल गार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो आपका सोना खनन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाकी यही लिखा है, कूल गार्डी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटकों के बीच ये माइनिंग घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है, और सोने की खोज 1892 में हुई थी। 81 में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना पूछा गया है, तो चाइना में ऊपर बता चुके हैं। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है? तो भारत आपका हो जाएगा यहाँ पर। 2015-19 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पर चाइना ऑप्शन में नहीं है ना, नहीं, क्योंकि चाइना रूस टॉप 2 में आ रहे हैं, उसके बाद भारत का नंबर आ रहा है। अगला है, तेल के कोष सबसे ज्यादा कौन से देश में है? तो कहां पर है? ये आपका वेनेजुएला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। विश्व का लगभग 19.62
क्रूड ऑयल भंडार यही आपको देखने को मिलता है। कोयले का सामान्य प्रकार इनमें से कौन सा है? तो बिटुमिनस कोयले का सामान्य प्रकार है। आपको पता है ये सब टाइप होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और आपका पीट, ये 4 टाइप आपको देखने को मिलते हैं कोयले के। बाकी बिटुमिनस जो होता है वो सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है, एंथ्रेसाइट जो होता है वो अत्यंत उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है, और पीट जो होता है, कहते हैं ना पीट दो इसको, तो वो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। ये तीनों बता चुके हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। और गोंडवाना युगीन जो कोयला था वो मुख्यतः बिटुमिनस टाइप का था। अगला देखते हैं, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये सभी आपके इसमें शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा शहर है जो कि धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था? तो कौन था? लंदन जो है आपका धातु के व्यापार का सबसे बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण होता है? तो विकिरण वो कारण होता है, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और वास्तव में एक वायुमंडल ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसकी भांति व्यवहार करता है। अगला है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है, किससे होता है? तो इस प्रकार से ऑप्शन है सी वाला हो जाएगा, पहला दूसरा तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। साफ आकाश से भी होता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से भी होता है, स्थल पर दबाव जो तापमान बढ़ता है ना उससे भी होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस युग्म का मिलान यहाँ पर सही है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र यहाँ पर देख रहे हैं, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में आपका ये सही हो जाएगा। गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है, लगभग वर्ष भर होती रहती है, वही यहाँ बात की गई। इनमें से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं होती है? तो आपका पंपाज यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, मध्य चिली ये तो बता चुके हैं। अगला है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी ये कौन सी नदी घाटी में पाई जाती है? कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि ये पिग्मी जनजाति है किसकी, तो ये आपकी अफ्रीका की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर कांगो सही हो जाएगा। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी कौन सी नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो में जो है वो पाई जाती है, और एक शिकारी जनजाति है। और पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिसको क्या कहते हैं? मोंगुलस जो है वो इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिग्मीज निवासी जो है वो कहाँ के हैं? तो ये अफ्रीका के निवासी हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? कनाडा, मंगोलिया, मलाया, श्रीलंका, तो पहला ऑप्शन आपका कनाडा वाला जो आपने देखा था वो सही हो जाएगा। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों निवास करने वाली जनजाति हैं, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में ये जो है वो निवास करती हैं। ये सब वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्पेरांटो है इनमें से क्या है? तो इनमें से क्या है? तो ये इनमें से क्या है? ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है, जिसको कहते हैं एस्पेरांटो करके। और इसके जनक कौन थे? तो जेमेनहॉफ करके इसके जो है वो विकास जिन्होंने किया था। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो इनमें से कौन सा है? तो वो आपका चाइना है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में ये जाना जाता है। दूसरे नंबर पर इसमें कौन आता है? तो भारत आता है रेशम उत्पादन में। अगला है, सहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, ये कहाँ पैदा होता है? तो चाइना में जो है ये पैदा होता है। कहाँ आंसर हो जाएगा? चाइना। और बाकी इसका निवास क्षेत्र देखा है, स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो कौन सा है? ईरान सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन करता है। और अगर भारत में बात करें तो भारत में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में जो है वो होता है। यहाँ के अंतर्गत भी किश्तवाड़ जगह है, और जो कि जम्मू में पड़ती है, और पामपुर नामक जगह है जो कि कश्मीर में पड़ती है। ये है मेन। केसर को लाल सोना के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला कह रहा है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चाइना आपका इसमें अग्रणी है। बाकी ये भी कहा गया है इसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है, जो कि ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का वैसे तो पहला स्थान है, परंतु ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाइना हो जाएगा। और वैसे चाइना का दूसरा नंबर आता है और भारत का भी। अगला कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश है जो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कच्चे तेल का, वो चीज आप याद रखिएगा। अगला 100 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो ये आपका कजाकिस्तान सही हो जाएगा। यूरेनियम उत्पादन करने वाला कजाकिस्तान है। दूसरे और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया का नंबर आता है। अगला है, टिन कहां से मिलता है? लेसर निक्षेपों में, कायांतरित सैलों में, अल्पशिलिक आग्नेय सैलों में, या सबों में? तो आप कहेंगे टिन जो है 80% मात्रा उसकी प्लेसर निक्षेप से मिलती है। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। टोटल हमारे जो प्रश्न है 110 तक हैं।
अगला कह रहा है मृदा संरक्षण, ये केवल जो हम बात कर रहे हैं वो विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल अलग से पढ़ेंगे। अगला है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, जिसमें मृदा को नुकसान से बचाया जाता है, संरक्षित किया जाता है, वही आपका हो जाएगा। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, चूना पत्थर होता है, पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है ये आपका। अगला है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं, तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व का कौन सा देश है जो कि मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो ये आपका कनाडा यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व का ये कनाडा है जो कि मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। ये भी इसमें बताया गया कनाडा जो है वो प्रश्न के टाइम पर आंसर था, परंतु वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का शीर्ष लुगदी उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्न से क्या मतलब, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका याद रखना है। यहाँ पर कुछ रेल मार्ग हैं, उनसे जोड़ने वाले स्थान हैं, उनको सही मिलान करते हुए नीचे एबीसीडी ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा है कौन सा किससे मैच होगा। तो जैसे यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है वो पेरिस से वारसा हो जाएगा, ट्रांस एंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वॉलपैराइजो हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग अथवा मॉस्को से व्लादिवोस्टोक रूस हो जाएगा। इसी प्रकार ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल हो जाएगा। तो सही वाले मिलान वाले जितने थे वो डायरेक्ट हमने बता दिया। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन एक पत्तन नगर जो है आपका नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसमें से कैनबरा जो है वो पत्तन नगर नहीं है। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी आपके यहाँ पर नगर दे रखे हैं वो बंदरगाह नगर है, जैसे टोक्यो जापान की राजधानी और होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर है जो हडसन नदी पर है। लंदन की बात करते हैं जो टेम्स नदी पर स्थित बंदरगाह है। इस तरीके से अगला कह रहे हैं में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कई बार। सेंटोस आपका सही हो जाएगा। विश्व का कहवा पत्तन के नाम से किसे जाना जाता है, सेंटोस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट इस वीडियो का, पर्यावरण किससे बनता है, तो किससे बनता है, ये आपका बनता है सभी से, चाहे वो जैविक घटक हो, भू आकृतिक घटक हो, अजैविक घटक हो, सभी से। और ये इसमें लिखा भी हुए हैं कि भौतिक या जैविक संगठक में स्थल वायु जल ये सब आता है। जैविक संगठन की अगर बात करें तो माधव जो पादप मनुष्य जंतु सूक्ष्म जीव ये सब आता है। ऊर्जा संगठक में सौरिक ऊर्जा भूतापी ऊर्जा। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार ईवीएस सेक्शन में पूछ लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे ही पूछेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कैसे कमी लाई जाए, तो वही यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और एक प्रश्न वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी, इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आगे हम पढ़ाएंगे आपको भारत का भूगोल, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। प्रश्न आपका है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।